हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज इसी चैनल पर मैथ व हिंदी और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट पेपर डिटेल देखने वाले हैं। प्रतिदिन इस चैनल पर आपको मैथ के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने को मिलेगा। अतः यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि कल हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखे थे, तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 3। तो याद रखना है, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एवं असम के साथ बनाती हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों एवं भारत के 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ एवं सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झारखंड के साथ बनती है। पश्चिम बंगाल की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ एवं सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सिक्किम के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कृष्णा। तो देखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में है। अलमाटी बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ। अलमाटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। अलमाटी बांध जो है ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए मुख्य वाटर जो है निर्वायर है। अलमाटी बांध पनबिजली उत्पादन से भी संबंधित है। अलमाटी बांध के दाएं ओर पनबिजली संयंत्र स्थापित है। अलमाटी परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में शुरू हुआ था, जो अनेक विवादों एवं अड़चनों के बाद जो है वर्ष 2005 ईस्वी में पूरा हुआ। यह बांध कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में विजयपुर जिला में स्थित है। यह बांध कर्नाटक राज्य के विजयपुर एवं बागलकोट जिला के सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर है कि फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, पोमीकल्चर। फलों के उत्पादन को पोमीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं और सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में है। तो 34 का होगा ए ऑप्शन, झारखंड। भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी जो है झारखंड राज्य में स्थित है। नोआमुंडी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है। नोआमुंडी जो है गोवा और सिंदूरपुर एवं पलामू झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। ओडिशा में लौह अयस्क के प्रमुख स्थान जो है गुरुम हसानी, उसके बाद है सुलेपत, बादाम पहाड़ एवं जो है बांसपानी है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जो है बेलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर एवं बिलासपुर है। भारत में लौह अयस्क के भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। इन राज्यों में भारत में उपस्थित लौह भंडार का 90% से अधिक भाग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ई ऑप्शन। तो देखिए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नागपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। और देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में स्थित है। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतरी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, खेतरी में स्थित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 36 है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय
जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ए ऑप्शन भील। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 38% भाग भील जनजाति है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% अनुसूचित जनजाति आबादी है। राज्य की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य मिजोरम है। मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जनसंख्या का 94.8% जनजातीय जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन तमिलनाडु। कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कामराजार बंदरगाह का पूर्व नाम एन्नोर बंदरगाह है। कामराजार बंदरगाह चेन्नई पोर्ट से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एन्नोर पोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर कामराजार पोर्ट कर दिया गया है। के कामराज मद्रास राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे। के कामराज मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 1954 ईस्वी से 1963 ईस्वी तक रहे हैं। मद्रास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु 1969 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? सी ऑप्शन दक्षिण पूरब। धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। बिहार में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में है। बिहार की खड़गपुर पहाड़ी को जो है भूतात्विक दृष्टिकोण से राज्य का सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। राज्य में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में मुख्य रूप से है। अधीर अर्थात बिहार में जो है विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति रोहतास एवं कैमूर जिलों में है। बिहार में टर्शियरी समूह के चट्टानों की उपस्थिति राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में है। बिहार में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने मैदानी भाग में जो है क्वार्टेनरी चट्टानों की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है अपनाया था? तो ए ऑप्शन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो देखिए भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अब देखिए कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा है। और देखिए अल्मीडा के द्वारा जारी किए गए ब्लू वाटर पॉलिसी यह था कि भारत में पुर्तगाली स्थिति की सुदृढ़ता एवं व्यापारिक मुनाफा के लिए आवश्यक है कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का वर्चस्व हो। अल्मीडा भारत आने वाले अन्य बाहरी शक्तियों को समुद्र में हरा देना चाहता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में जो है नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी से में बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया और उसके बाद अल्फांसी डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर निनो दी कुन्हा हुआ था। भारत में कुन्हा का कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। फिर है वांडीवास के युद्ध में तो देखिए सी ऑप्शन क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के दौरान 22 जनवरी 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रेंच शक्तियों के बीच एक लड़ाई जो है तमिलनाडु के वांडीवास में हुई थी। इसे वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयर कूट द्वारा किया गया।
किया जा रहा था, जबकि फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली द्वारा किया गया था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश पक्ष की जीत हुई और अंततः तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर मुख्य यूरोपीय शक्तियों का जो है सही क्रम क्या है। तो देखिए 41 का होगा ई ऑप्शन। भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर उपयुक्त में से कोई क्रम जो है सही नहीं है। भारतीय व्यापार में प्रवेश के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का जो क्रम है ये इस प्रकार है: पुर्तगाली, फिर है डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। समुद्री मार्ग से भारत में पुर्तगालियों का सर्वप्रथम आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ था। भारत आने वाला पहला डच जो है कार्नेलिस डे हस्तमान था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। इस कंपनी के जो स्थापना वर्ष को ही भारत में डच कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का शुरुआत किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व्यापार का एकाधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में तत्कालीन जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के हस्तक्षेप से औपचारिक रूप मिला है। ब्रिटिश कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल 1608 ईस्वी में भारत आया था। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। भारत में पहली जो है डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1620 में ट्रांकेबर तमिलनाडु में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 में भारत जो है सूरत में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है। तो देखिए बी ऑप्शन 1937। मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 की है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई एवं 1937 ईस्वी में प्रांतों लोकप्रिय मंत्री परिषद कार्य करने लगी थी। ठीक है, उसके बाद 1937 में महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक जो है श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया, जिसे मौलिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पाद के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों पर जोर देना था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो है रोजगार परक होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए 43 है कि भारत में जो है पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया। तो ए ऑप्शन यानी 1799 में भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण जो है 1779 ईस्वी में जो है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लागू किया गया था। ठीक है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 द्वारा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सभी पत्रिकाओं की सेंसरशिप के दायरे में लाया। ठीक है, देखिए सेंसरशिप जो है ऑफ प्रेस एक्ट ये 1799 का मुख्य उद्देश्य का भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा प्रेस के माध्यम से फैलाए जाने वाले खबरों या सूचनाओं पर रोक लगाना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ए ऑप्शन आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदू लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लौटाने के लिए जो है शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों हिंदू धर्म में वापस लाया जो पहले अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिए थे। 11 फरवरी 1923 को स्वामी सदानंद द्वारा भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की गई। आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। विरोध करने वाले में कुछ हिंदू और गैर हिंदू दोनों थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया था? 45 का ए ऑप्शन यानी CR दास। 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रसिद्ध कांग्रेस नेता CR दास ने प्रस्तावित किया था। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ, जो 31 दिसंबर 1920 ईस्वी तक चला था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय जो है राघवाचारी ने किया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि मोपला आंदोलन निम्न में किस आंदोलन की एक शाखा थी? ए ऑप्शन खिलाफत आंदोलन। मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में चली थी। केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मोपला किसान मुस्लिम समुदाय से थे। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों एवं अंग्रेजों दोनों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह आंदोलन था। अली मुस्लियार, उसके बाद कुंज अहमद काजी आदि मालाबार विद्रोह के नेता थे। मोपला विद्रोह स्थानीय किसानों का विद्रोह था, लेकिन यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन से प्रेरित जो है उसके एक शाखा के रूप में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सन जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन इंग्लैंड में वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन आयोग में कुल 7 लोग थे। इस आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के प्रभाव की जाँच करने, उसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष ब्रिटिश सांसद जॉन साइमन थे, अतः इस जाँच आयोग को साइमन आयोग कहा गया। साइमन आयोग के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन जो कि अध्यक्ष थे, उसके बाद क्लिमिट इटली, हैरी लेवी लॉसन, उसके बाद एडवर्ड कैडोगन, उसके बाद वर्नोन हास्टसन, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड डावर्ड थे। साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। साइमन आयोग के 7 सदस्यों में से सिर्फ एक सदस्य उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी का था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक चरण के उग्र विचार वाले नेताओं में प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में एक थे। सन 1928 में लाला लाजपत राय द्वारा साइमन आयोग के विरुद्ध एक प्रदर्शन के नेतृत्व करने के क्रम में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी के संस्थापकों में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही तथ्य को पहचान करें। डी ऑप्शन। तो इसका जो है क्या होगा राइट आंसर?
तो डी ऑप्शन होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिए गए सभी तथ्य सही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नांगल बांध के लिए धन आवंटित किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 1963 में जो है पूरा हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल आर्थिक विकास का एक सैद्धांतिक मॉडल है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था का विकास दर को समझाने के लिए अर्थशास्त्र में किया गया है। इस पंचवर्षीय योजना के विकास का लक्ष्य 2.1% लक्षित था, जबकि जो है उपलब्धि लक्ष्य से अधिक 3.6% की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में? तो देखिए 16 महिला, ठीक है, 16 क्या है तो 16 पुरुष जो है 8 दिन में करता है। फिर 20 महिला जो है 20 वुमन, 20 महिला और 4 पुरुष, 4 मेल, ये दोनों मिलकर जो है 20 महिला और 4 पुरुष ये मिलकर जो है कितने दिन में? 16 दिनों में करते हैं महिला और पुरुष। तो देखिए यहाँ से जो है ये 8m बराबर क्या होगा? 8m बराबर होगा 4 × 5, ठीक है, 5 वुमेन और 1 जो है मेल। तो ये हो जाएगा आपको इसका एफिशिएंसी यानी M/W, ठीक है, M/W। ये जो हो जाएगा आपको, ये होगा आपको M/W यदि निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना? तो 5:1, ठीक है, 5 रेशियो जो है कितना हो जाएगा? 5:1, यानी मेल का जो एफिशिएंसी होगा ये होगा 5 और वुमेन का जो एफिशिएंसी होगा ये कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो गया कि 16 पुरुष करता है 8 दिनों में, ठीक है, 16 पुरुष करता है 8 दिनों में। तो कहता है 10 महिलाएं, तो 10 जो है वुमन, 10 महिलाएं कितने दिनों में करेगा? तो मान लेते हैं x दिन में, ठीक है। तो 16 और मेल पुरुष का एफिशिएंसी कितना था? तो 5, तो 16 × 5 × 8 बराबर 10, ठीक है। और देखिए महिला की जो है एफिशिएंसी कितना था? 1, तो 10 × 1 × x, ठीक है। तो अब इसको जो है 5 दूनी 10 और 2 चौका 8, तो x का मान कितना निकला? 16 चौका 64, ठीक है। कितना निकल गया? 16 चौका 64, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 64 दिन। देखिए नेक्स्ट है 150 मीटर और 130 मीटर लंबे 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई जो है 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर सकती हैं। तो कहता है दोनों ट्रेनों की गतियों का जो है योग प्रति घंटे कितना होगा? तो देखिए गतियों का अभिष्ट जो योग हो जाएगा आपको, गतियों का अभिष्ट जो योग हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 120 मीटर प्लस में कितना होगा? 130 मीटर, यानी दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है ये 150 और 130। अब बट्टा में कुल जो समय कितना है? 7.2, तो 7.2 ये जो निकल जाएगा आपको, ये जो है विपरीत दिशा में है तो S1 + S2 यानी दोनों गतियों का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये हो जाएगा 280 बट्टा में 7.2, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, 18/5, यानी ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी ऑप्शन 140 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर नियोजित राशि के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है। तो इसके लिए सूत्र होता है PR² बट्टा 100², ठीक है, PR² बट्टा 100², ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? राशि निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? राशि। अंतर कितना है? 15, अंतर दे दिया गया है 15, तो P × R² यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और नीचा में 100 का स्क्वायर यानी 100 गुने कितना होगा? 100। देखिए 25 चौका कितना होगा? 100, उधर जाएगा तो 15 चौका 60 पे 00, यानी कितना हो गया? 6000 रुपया, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी
8,000 में से 200 केजी अनाज खरीदता है। ठीक है, 8,000 रुपया में 200 केजी अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव पर बेचने चाहिए? ठीक है, तो देखिए अनाज की जो शेष मात्रा होगा, ठीक है, अनाज की शेष मात्रा, तो देखिए कहता है कि 8,000 में से 200 केजी अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% नष्ट हो जाता है। 20% का लाभ अर्जित करना है। तो ये होगा 200 का 4 यदि नष्ट हो जाता है कितना बचता है? 96%। कितना बचता है? 96%। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये हो जाएगा 192 केजी। कितना होगा? 192, यानी 200 गुने 96/100 करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 192 केजी। ठीक है, कितना होगा? तो 192 केजी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको निकालना है कि 20% लाभ हेतु विक्रय मूल्य। ठीक है, 20% लाभ हेतु विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपको 20% लाभ प्रॉफिट, 20% लाभ हेतु विक्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 गुने 120%। ठीक है, गुने 120%, क्योंकि 20% लाभ होता है, यानी ये हो जाएगा 8,000, कितना? 8,000 और गुना 120/100। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना? तो 9600। कितना होगा? 9600। अब हमको निकालना है अनाज का भाव। क्या निकालना है? अनाज का भाव निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना? तो 9600 अब बट्टा में कितना बचा हुआ था? तो अनाज का 192। ठीक है, अनाज का जो हिस्सा बचा हुआ था ये 192, तो इसको जो है भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, 50 पर केजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए कहता है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 है, तो 10 छात्रों का कुल आयु कितना होगा? 10 छात्रों का कुल आयु होगा 10 गुने 16, यानी 160 साल। कितना होगा? 160 साल। ठीक, फिर कहता है कि जब दो छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु इतना है। तो देखिए 10 में से 2 छोड़ दिया तो बचा कितना? 8। तो 8 छात्रों की कुल आयु कितना होगा? 8 गुने 16.25, यानी कितना होगा? तो 130 साल। 130 साल। अब देखिए छोड़ने वाले 2 छात्रों की जो है कुल आयु, तो टोटल एज जो हो जाएगा 2 छात्रों का ये हो जाएगा 160 माइनस 130, यानी कितना होगा? तो 30 साल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। कितना होगा? 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वरुण जो है समर्थ के साथ कैरम खेलते समय बैठने की मानक व्यवस्था में बैठकर कैरम खेल रहा है। ठीक है, फिर कहता है यदि वरुण का मुंह दक्षिण, अब देखिए कैरम यदि खेलेगा तो इस तरह से, ठीक, इस तरह से जो है कैरम जो होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कैरम खेल रहा है, ठीक है, तो फिर कह रहा है कि जो है यदि वरुण का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम, वरुण का जो मुंह है किधर है? दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो होगा, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा आपको इधर। देखिए इधर जो होता है ये होता है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो वरुण हो जाएगा आपको कहाँ पे? तो वरुण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वरुण का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो उसके प्रतिद्वंदी समर्थ का मुंह जो है किस दिशा में होगा? तो देखिए इसका प्रतिद्वंदी जो होगा ये इधर बैठेगा, इस साइड, यानी समर्थ, तो इधर बैठेगा समर्थ। ठीक है, समर्थ किधर बैठेगा? तो इस साइड बैठेगा, इसके सामने में। तो इसको जो है ये हो जाएगा आपको किधर? तो इसको कहते हैं इधर। देखिए इस साइड को क्या कहते हैं? उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, यानी सी ऑप्शन। ये किस साइड में बैठा हुआ है? तो इधर। तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? तो 56 का होगा सी ऑप्शन, उत्तर पूर्व, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 57 है कि जो है सरीसृप, कछुआ और मगरमच्छ, इसका वेन आरेख। तो देखिए सरीसृप, तो इसमें मान लेते हैं ये है सरीसृप,
तो सरीसृप के अंतर्गत क्या आएगा, सरीसृप के अंतर्गत आएगा कछुआ, ठीक है, और क्या आएगा, मगरमच्छ, क्या आएगा, मगरमच्छ। तो देखिए सरीसृप के अंतर्गत कछुआ और मगरमच्छ, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सरीसृप के अंतर्गत ही आएगा कछुआ और मगरमच्छ, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग होगा, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। तो देखिए 6 सही 2/9 को यदि x से गुना करेंगे तो मान लेते हैं कितना प्राप्त होगा, 40। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 6 9 54 2 56/9 इंटू x बराबर 40, ठीक है, 40। अब यदि इसको जो है सॉल्व करेंगे तो x बराबर होगा 40 गुने 9 बट्टा में कितना, 56, यानी ये होगा 6 सही 3/7, यानी 45/7, 6 सही 3/7, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे खाली स्थान कहा जाता है, बी ऑप्शन, अनुरणन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे अनुरणन कहा जाता है। सभागार में अनुरणन होने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अनुरणन की प्रक्रिया आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि को साफ साफ सुनने के लिए यह जरूरी है कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। परावर्तित आवाज़ को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान कोशिका एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं, बी ऑप्शन, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिकाओं को साफ करते हैं। लाइसोसोम जो है गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली जो है युक्त गोले होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इन पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 61 है कि राना ट्रिग्रिना जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी एशियाई मेढक। तो राना टिग्रिना जो है एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है यह है होमोसेपियंस, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है केलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिली एरिस, ठीक है। और गाय का जो है बोस इंडिकस, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका, तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है यह है पेनरा पारडस, और भेड़िया का रासायनिक नाम है केनिस लप्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो 62 का ई ऑप्शन। देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। और देखिए रेडियो सक्रियता की ऐसा मात्रक बेकुरल होता है। रेडियो सक्रियता के कुछ अन्य मात्रक हैं। एक बेकुरल बराबर होता है 1 विघटन पर सेकेंड। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ विघटन पर सेकेंड। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकेंड। एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल और एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। 63 का होगा ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम KNO3 होता है। और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम सूत्र जो है KNO3 होता है। आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग 18 में रखा गया है, ठीक, 18 में रखा गया है। सोरा का जो सूत्र होता है ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए
कि फेरस सल्फेट का जो यानी क्यूप्रस सल्फेट का सूत्र होता है PaSO4 इंटू 7H2O होता है। उसके बाद नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का सूत्र CaNO3 के होल ट्वाइस होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। तो ये होगा यानी लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन यानी पोटेशियम Rb, ठीक है, और CS। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा LiNaKRbCS। अब देखिए कि तत्वों के धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटता है। ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। और देखिए कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व लिथियम है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। सबसे कम गलनांक वाले धातु पारा है। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है अमीबिएसिस, इसका जो कारक अमीबिएसिस रोग का कारक है एंट अमीबा। ठीक है, काला जार का जो कारक है यह है लिस्मेनिया के काटने यानी बालू मक्खी के काटने से। पायरिया रोग का जो कारक है यह एंट अमीबा जो है जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी, इसका कारक है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेस। ठीक है, फाइलेरिएसिस, इसका कारक है ववुचेरिया बैक्रोफ्लाई। ठीक है, उसके बाद खाज, इसका जो कारक है यह है एकेरस एस्केबीज। ठीक है, उसके बाद है एस्कोरिएसिस, इसका जो कारक है यह है एस्केरिस जो है लुम्ब्री काइडिस। क्वेश्चन नंबर देखिए 64। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए आदर्श हैं। सी ऑप्शन यानी यूफोविया। तो देखिए कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां यूफोविया प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। ठीक है, उसके बाद है कि क्याथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम यूफोबिएसी परिवार में पाया जाता है। जूनियर एक औषधीय गुणों वाला पेड़ है। इसका वानस्पतिक नाम जो है जूनिपेरस कम्युनिस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। तो यह कहता पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। सी ऑप्शन 3। तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की 3 हस्तियों को चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार की 3 हस्तियां जो है यह सुभद्रा देवी, ठीक है, पेपरमेसी कला मधुबनी से संबंधित है, आनंद कुमार शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है और कपिल देव प्रसाद ये हस्तकरघा कपड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट, अब फिर देखिए कि 2022 में बिहार के 2 हस्तियों आचार्य चंदनाजी और शहबाज गुप्ता को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1957 में पहली बार खेल हॉकी के लिए पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ थे। पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज भारतनाट्यम थी। और पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जो है ये मंजमा जोगाथी बनी। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर जो है लोक कलाकार ये मंजमा जोगाथी बनी थी। और पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज भारतनाट्यम थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने थे। ए ऑप्शन नीरज चोपड़ा। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट जो है ये नीरज चोपड़ा है। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में सीनियर स्तर पर स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पावर लिफ्टर परमजीत कुमार जो है बन गए हैं।
फिर है जॉर्डन ओमान में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद महिला पहलवान अंतिम पंघाल 2 बार जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। बैंकॉक में आयोजित जो है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कुल 27 पदक के साथ 6 स्वर्ण 12 रजत 9 कांस्य 27 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह खाली स्थान व संविधान संशोधन विधेयक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 69 का बी ऑप्शन। तो यानी 128वां सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वीकृति कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस महिला आरक्षण बिल को 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा के पटल पर रखा गया है। यह महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 नाम से लाया गया है, जिसे दोनों सदनों से जो है प्राप्ति कर लिया गया है। ठीक है, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी स्पेन। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, फिर देखिए कि पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में किया गया है। फिर है कि हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2023 में फ्रांस को हराकर जो है सो जीत हासिल की है। ठीक है, जीत हासिल की है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज जो है हम लोग GK GS प्रैक्टिस सेट पेपर देखे हैं। कल हम लोग क्या देखेंगे? साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है आज ही हम लोग जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट और जो है क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट और क्वालिफाइंग पेपर जो है इसका प्रैक्टिस सेट पेपर भी आप देख चुकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।